बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई सिंध के मरकज़ी रहनुमा जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने टाइम निकाला। नकवी साहब, आप तो सिंध के जो हैं चेहरा हैं पीटीआई का, आजकल आप पस मंज़र में हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दे रहे। मैं असल में पीटीआई का चेहरा हूँ जी। तो मैं तो पीटीआई में 1996 से हूँ। ये तो हमने बहुत अरसा कभी फ्रंट पे आके काम करते, कहीं बिहाइंड द सीन करते। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, पार्टी के आइन लिखने में, मैनिफेस्टो लिखने में जो कंट्रीब्यूशन है वो आप नेट पे जाके देखेंगे। तो आजकल हम यही काम कर रहे हैं, जो पीछे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, पार्टी के लिए पॉलिसी पेपर्स लिख रहे हैं, इसके सब के काम कर रहे हैं। आप खान साहब की करनी है आवाम की और लोगों की। नकवी साहब, आप खान साहब की उस टीम में हैं जो इब्तदाई लोग थे, जो ये चाहते थे कि पीटीआई इक़्तिदार में आए और अवाम की खिदमत की जाए और रियासत मदीना बनाई जाए। लेकिन आप जब पस मंज़र में चले जाएंगे तो फिर वो अवाम की खिदमत और वो लोगों से किए हुए वादे कैसे पूरे होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला हमेशा कप्तान का होता है कि वो किस खिलाड़ी को किस जगह पे खिलाना चाहता है, और ये रिस्पेक्ट आपको लीडरशिप को देनी पड़ेगी। तो ये तो कप्तान का फैसला होता है। लीडर का जो फैसला हो वो कबूल करना चाहिए। जब लीडर अच्छा हो तो उसके फैसले को क्यों आप चैलेंज करना चाहते हैं? नकवी साहब, ये आपने ठीक कहा कि लीडर के पास ये अख्तियार होता है, लीडर का फैसला होता है। लेकिन ये जो लीडर फैसले कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ मरकज़ में भी, इस्लामाबाद में जो आपकी हुकूमत है उसमें वो जो एडवाइज़र हैं वो ज़्यादा हैं, और जो लाख लाख लोग वोट लेके आए हुए हैं वो सिर्फ एमए नहीं हैं, बैठे हुए हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं बेचारों की। देखिए, ये एक बयानिया है जो कि PMLN PPP वाले हमारे मुखालफिन पे देते रहते हैं। असल में जब इसको आप बैठ के सीरियसली एनालाइज करेंगे तो ये है नहीं। देखिए, अगर आप देखें कि कराची से हम जो लोग थे, 5 लोग थे जिन्हें शुरू की। मैं थे, आरिफ अलवी थे, इब्राहिम इस्माइल थे, नजीब हारून थे और समर अली खान थे। मैं सिंध असम्बली में हूँ। समर अली खान साहब अपनी इनिंग खेल के इस वक्त जो है बिहाइंड द सीन मेरी तरह काम कर रहे हैं। नजीब हारून साहब पाकिस्तानी कौंसिल के, आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, और इमरान इस्माइल गवर्नर है। तो ये पूरी जो पुरानी टीम थी वो सामने आपको नज़र आती है। उसके बाद जो नए और आते गए, वो अली जैदी आ गए कराची से। कराची के तो ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन है। असद उमर वॉज बेसिकली फ्रॉम कराची। तो कराची को तो बेतहाशा खान साहब ने एप्रिसिएशन और पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, और कराची का बड़ा कलीदी किरदार रहेगा, इससे कि कराची जो है इकोनॉमिक इंजन भी है, पॉलिटिकल इंजन भी है इस मुल्क का। कराची वालों ने और अगर आप ऐसे बाकी जगह की बात करें तो मुराद सईद, सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर क़यानी, ये सब पुराने लोग हैं। लेकिन नकवी साहब, शौकत तरीन से हफीज़ शेख तक और ताबिश गौर से लेके नदीम बाबर तक और बेशुमार, और फिरदौस आशिक अवान से लेके और किस किस की मैं बात करूं जो इधर उधर से आए हुए हैं, वो भी तो शामिल हैं आपके साथ। देखिए, जब भी आप कारवान बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको दरवाजे खुले रखते हैं। अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो कारवान मंजिल पे नहीं पहुँचेगा। आप ये देखिए कि रियासत मदीना के ख्वाहां जो हैं, फ़तेह मक्का पे क्या किया था, आम माफ़ी, और उसके बाद लोग जोक दर जोक इस्लाम के दायरे में दाखिल होते गए। तो हमारे दरवाजे तो खुले। जो आ रहा है वो ये कह के आ रहा है कि मैं तहरीक इंसाफ के अज़ाइम के साथ, इसके असूलों के साथ, इसके आइन के साथ, इसकी मैनिफेस्टो से एग्री करता हूँ। तहरीक इंसाफ तो तब्दील नहीं हो रही, वो तब्दील हो रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। नकवी साहब, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी फ़तेह मक्का वाली, लेकिन यहाँ तो हुकूमत जो है वो अपोजिशन लीडर जो अवाम के वोट लेके आए हुए उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि क्यों नहीं हाथ में लाने को तैयार अपोजिशन के साथ जी। इससे कि ये दोगली बात कर रहे हैं, ये हिपोक्रेसी में इंडल्ज कर रहे हैं। खुद 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के फेवर में वोट दिया। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमें किसी हालत में कबूल नहीं।
कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए 2017 में। जब वक्त आया तो कहने लगे कि बहुत कम दिया जा रहा है, इसके कानून को तब्दील नहीं होने देंगे। क्या तब्दील हो रहा था आइन में? एक लफ्ज सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट, कि सीक्रेट को रिप्लेस कर दो ओपन से। अब वो भी एक्सेप्टेबल, सारी करप्शन दूर हो जाती सेनेट के इलेक्शन में। नकवी साहब, ये जो मशीन की आपने वोटिंग मशीन की बात की, अगर ये इतनी अच्छी है तो आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इस पे क्यों नहीं होते? एक मशीन पे आप करा के कौम को बताएं कि देखें ये हमने कराया है, लोगों को तो ज़रा तजर्बा भी हो जाएगा मशीन चलाने का और वोट देने का। जी देखिए, हमने तो इससे ज़्यादा, हमने तो मोबाइल फ़ोन की सिम के ऊपर इलेक्शन कराए हुए, हमने तो वो भी कराई हुई है। आपके इंटर पार्टी इलेक्शन हमारे यहाँ ये इस पर भी हुआ है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन में इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो पार्टी को डिवाइड करती है। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो बेसिक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम जब होता है तो पार्टीज़ के अंदर इलेक्शन में वो बेहतर है। पार्टीज़ में ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए। विद इन द पार्टी अगर ग्रुपिंग हो जाती है तो वो अजहर खान साहब वाली पार्टी का हशर हो जाता है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे इसको एग्री नहीं करता कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, बट इन कन्वेंशंस थ्रू सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, वर्चुअली नो कैंपेनिंग। लेकिन आप ये बताएं कि अगर पार्टी के अंदर नकवी साहब जमहूरियत नहीं होगी तो फिर मुल्क के अंदर कैसे हम जमहूरियत लाएंगे? पार्टी में जो अगर इलेक्शन पार्टी, मैंने आपको कहा था जमहूरियत के बहुत सारे तरीके हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत का अंदाज है उसके अंदर आप 25% सीटें जो है वो ख़वातीन को देते हैं बग़ैर इलेक्शन के। सही। और बाकी आप देते 5% सीटें माइनॉरिटीज़ को बग़ैर इलेक्शन के। सही है। 30% कोई कम सीटें? जमहूरियत के साथ क्या हशर हो रहा है? आप या तो कहें कि इतनी सीटें लड़ेंगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखें, पार्टी के लिहाज से वोट होने चाहिए। क्या इस मुल्क में अफोर्ड कर सकता है एक आम आदमी इलेक्शन लड़ना? नकवी साहब, ये जो इलेक्शन का अमल इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी सोच नहीं सकता, आपने खुद भी ये कहा। आप ये बताएं कि इसमें गरीब आदमी को शामिल करने के लिए क्या इकदाम किए जाएं? अब तो आप हुकूमत में हैं। जी मैं तो कहता हूँ ना, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए। इसलिए कि मैं बिलीवर हूँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के, पार्टीज़ को वोट पड़े। सही। और अगर उसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट ऐसा है कि वो पार्टी से ज़्यादा वोट ले सकता है, उस इलाके में ले ले। सही। मैं ये नहीं है, लेकिन पार्टीज़ को जितने फीसद वोट मिलेगा वो अपनी वोटर लिस्ट दे और उसके लिहाज से कहिए ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो गए। डिवीजन बाय कर ले, डिवीजन बाय डिवीजन कर ले, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कर ले, लेकिन होनी चाहिए पार्टी का वोट, नॉट द वोट ऑफ एन इंडिविजुअल। नकवी साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू आप जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई सिंध का चेहरा जिन्हें कहा जाता है फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, ये जो महंगाई है, ये जो बेरोज़गारी है और ये जो करप्शन है, इसका 3 साल में आपने कोई इलाज नहीं कर पाया। बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे आपकी हुकूमत इस मामले में नाकाम जा रही है। पहली चीज़ तो ये है कि इस बात को इतराफ़ करने में कोई, मैं समझता हूँ, गुनाह नहीं है कि महंगाई से लोग तंग आए हुए हैं जी, और महंगाई जो है लोगों को तकलीफ़ भी दे रही है जी। अच्छा, मसला ये है कि क्या कोई भी मुंतखब हुकूमत ये तकलीफ़ अपने अवाम को देना चाहती है या नहीं? जवाब उसका होगा नहीं। जी हाँ। तो फिर ये पूछा जाता है तो फिर ये महंगाई आई क्यों? महंगाई आई आपके माजी के गुनाहों की वजह से। इससे कि सबसे बड़ी बात, एक सादा लॉ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अगर 100 रुपए का डॉलर और $1 का तेल जी, तो अगर आपका रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो 160 और 100 की 1 लीटर फिर हो जाएगा 160 रुपए का जी। डॉलर। वो पेट्रोल वही $1 का है, लेकिन पाकिस्तान में वो 160 रुपए का हो जाएगा।
सही। ये डिवैल्यूएशन के असरात। दूसरी तरफ एक और भी हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही है उस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। जब हम आए थे तो तेल था $49 का और आज जो है $82 का है। तो क्या करें आप? इसी तरह दालें, चीनी, ये सारी चीज़ें जो आप, पाम ऑयल, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं कमोडिटी प्राइस कि दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई कोविड की वजह से। तो ये मुश्किलात है और ये मजबूत कौमें जो होती हैं वो मुश्किल हालात का सामना करती है और अपने आप को दुरुस्त करेगी। आप देखिए चाइना ने कितने अरसे मुश्किल से गुजारा, जब उनको अच्छी क़यादत मिल गई डेंग के उस ह्जाओपिंग के उसमें, तो उन्हें कितनी जल्दी तरक्की करनी शुरू की। हमें पूरी उम्मीद है कि इमरान खान वो क़यादत है जिसके लिए इकबाल ने लिखा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है। नकवी साहब, 22 साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं 22 साल में स्ट्रगल करता रहा हूँ और 22 साल के स्ट्रगल का नतीजा ये हुआ कि वो 5 लोग नहीं बना सके। शौकत तरीन साहब साबका हुकूमतों के, वो जो बाकी नदीम बाबर साहब हैं या फैसल सुल्तान साहब हैं, ये तो PTI से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो पहले जफ़र मिर्ज़ा साहब थे, क्या 5 लोग तैयार नहीं कर सके? कोई एक वज़ीर ख़जाना नहीं सामने ला सके? भाई जो काबिलियत है और कोई अच्छा आदमी है और वो मुल्क की खिदमत कर सकता है तो उससे फ़ायदा लेना तो फ़र्ज़ है। 130 दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने धरने पे लोगों से जो वादे किए थे कि हम लाखों करोड़ों नौकरियां देंगे, लाखों घर बनाएंगे और IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उस तरह की कुछ चीज़ नज़र तो नहीं आई ना। फिर पाकिस्तान की तारीख में गरीब आदमी को घर देने और उसकी दस्तरस में लाने के लिए 3 लाख रुपए हुकूमत आउटराइट ग्रांट दे रही है, 27 लाख रुपए उसको 3% के ऊपर कर्जा दे रही है कि जाओ 30 लाख तक का घर खरीद लो। आज तक किसी ने दिया? इसकी किस्त बनती है 10,000 से कम बनती है, जो वो 8,400 कुछ रुपए बनती है इस वक्त। जितने में वो एक खोली लेके किराया दे के रहना होता है, अब उसी किराए के एवज वो अपने घर का मालिक बन जाएगा। कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो एक घर के मालिक बन जाए, जिन्हीं ने रोटी कपड़ा मकान का वादा 50 साल पहले दिया था, आज तक आपने उनसे तो सवाल नहीं पूछा कि कितनी छतें दी। नकवी साहब, अभी आपने 18वीं तरमीम की बात की, क्या 18वीं तरमीम को आप ख़त्म करना चाहते हैं या उसमें कोई तरमीम लाना चाहते हैं? देखिए 18वीं तरमीम 104 आर्टिकल्स है जी, और ज़बरदस्त उसके अंदर कुछ कानून साजी हुई है, उसको पूरी को कंडेम नहीं किया जा सकता। मैंने तो आपको बड़ी चीदा बातें की है जिसके अंदर मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम में गलती हुई है। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर एक लेबर पॉलिसी होनी चाहिए, लेबर के बाकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सूबे के रहे, पॉलिसी पूरे मुल्क में एक होनी चाहिए। एजुकेशन की पॉलिसी एक होनी चाहिए, हेल्थ पॉलिसी एक होनी चाहिए, पॉलिसीज जो है पूरे मुल्क में एक होनी चाहिए। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन और पॉलिसी जो है वो प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर देनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारी बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह या प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल तो लोकल बॉडी की सतह पर डिवॉल्व होनी चाहिए। इस मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत में जो इस वक्त सुकुम है, कमी है, वो ये है कि इसमें बल्दियाती निज़ाम अच्छा नहीं है। नकवी साहब, कब तक आप बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में या KP में या बलूचिस्तान में देख रहे हैं? सर मेरे लिहाज से तो देर हो चुकी है जी, इनको पहले मेरे ख्याल से तो हो चुके होने चाहिए थे अब तक। अगर आप इंतखाबात करवा सकते हैं, कश्मीर में इलेक्शन करा सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में करा सकते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन बाय डिवीजन, जिस तरह चाहे आप लोकल बॉडीज इलेक्शन कराते रहते हैं। जो मुराद अली शाह की 3 साल कारकर्दगी है, आपका ताल्लुक भी सिंध से है, कराची से है, वो कैसे है, वो कैसे देखते हैं आप? जी ये बस 3 साल कारकर्दगी या 13 साल कारकर्दगी, अब तो 14वां साल है जी, अब तो टीनेजर हो गई है PPP की गवर्नमेंट। सही। ये 14 साल में जो वादे या जो ज़रूरतें हैं वो देख लीजिए, इसका मुआवजा करना बड़ा आसान होता है। मैं इतना आसानी से आपको कह देता हूँ, एक मेरे दोस्त थे लाहौर से आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं कराची देख के बहुत परेशान हो गया। मैंने पूछा क्यों?
कहते मैंने कराची में देखा तो यहाँ कोई बस भी मुझे 15 साल से नई नहीं लगी, और लाहौर में मुझे कोई ऐसी बस नजर नहीं आई जिसमें एयर कंडीशन ना हो। कराची कोई बस ऐसी नहीं है जिसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ हो। फिर मैं कहा और क्या फर्क नजर आया? उन्होंने कहा मुझे कराची में कोई सड़क ऐसी नहीं नजर आई जिसके फुटपाथ या सड़क में खड्डा ना हो। लाहौर में हमने रिंग रोड बना डाली, हमने बाकी सड़कें बना दी, वहां तो ये हाल नहीं है। शहर कराची के अंदर 14,000 टन कूड़े में से 7,000 टन उठता था 13 साल तक। उम्मीद करता हूं कि इस साल कुछ और बेहतरी आ जाएगी, दुआ को है। इस शहर को जितना पानी चाहिए उससे आधा पानी मिलता है। इस शहर की पूरी सीवरेज जो है वो खुले समंदर में डाल दी जाती है बगैर ट्रीटमेंट के। इस शहर के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी है जिधर बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है। इस शहर के प्राइमरी स्कूलों में जमादार जैसे नाम की कोई चीज नहीं होती जो टॉयलेट्स की सफाई कर दे। इस शहर के, इस सूबे के आधे से ज्यादा स्कूलों के अंदर जो है पानी नहीं आता। इस शहर के बहुत सारे स्कूल गवर्नमेंट के ऐसे हैं जिसमें कूड़े से बिजली ली जाती है। मैं आपको इधर इसकी कोई कल सीधी नहीं है। और फिर उसके बाद कहते हैं हमारी परफॉर्मेंस है, हमें परफॉर्मेंस पे वोट मिलता है। ये कौन सी परफॉर्मेंस है? मीडिया दिखा चुका, हम बोल चुके, लेकिन ये मानते नहीं है। वो जब बोलेंगे तो वो एक अस्पताल दिखाएंगे, एनआईसीवीडी की भी दास्तान जो करप्शन की है वो सुनाना शुरू करूंगा तो बाकी रात गुजर जाएगी। सही। वो कहते हैं दुनिया भर से इलाज करवाने आते वो गब्बट की लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में, जाके देख लीजिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम किधर आता है। सही। या मेडिकल उसके अंदर कहीं वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में कौन से आता है? इट शुड हैव बीन रेटेड इन द टॉप 5 अगर दुनिया भर से लोग आते हैं। सही। झूठ बोलने की कोई इत्तेफाक नहीं। लड़कानों को पेरिस बनाने जा रहे थे। सही। कौन सा पेरिस बन गया? अभी वहां एक बस सर्विस शुरू की थी, 2 महीने में 20 बसें मोस्ट मॉडर्न बसेज आई। वो 20 बसें 2 महीने नहीं चला सके, उनको भी भेज दिया। क्या करे? कुत्ते के कांटे की दवा नहीं मिलती, सांप के कांटे की दवा नहीं मिलती। नकवी साहब यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई सिंध के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, ये जो सिंध में करप्शन है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, करप्शन को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त अपनाया हुआ है कि मिसाली सजाएं दे दो ताकतवर को, कि खौफ आ जाए लोगों में और वो फिर करप्शन नहीं करे। दूसरा एक सिस्टम कहलाता है कि टाइम बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर दो, कि कोई अफसर के पास एक दिन से ज़्यादा फाइल रुकेगी नहीं, उसको जो कुछ लिखना है वो एक दिन के अंदर लिखना है, कोई वो सौदेबाजी नहीं कर सकता। जो आदमी अपनी फाइल लेके आता है उसे पता है कि मुझे फैसला 6 दिन में मिलेगा, 9 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा। उसका इंटरेक्शन रोक दीजिए पब्लिक के साथ, सिस्टम्स के को मजबूत कीजिए, सिस्टम को आईटी के जरिए कंट्रोल कीजिए, करप्शन खुद ब खुद कम हो जाएगी। टाइम बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल करप्शन। लेकिन सिंध में क्या आपको लगता है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि करप्शन जो है उसको कंट्रोल किया जाए? ये जो कुछ पाकिस्तान में करप्शन का निज़ाम डाला है, जो पेड़ बोया था, बीज डाला था, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने डाला था, और आज वो दरख्त परवान चढ़ गया, उसका जो है ये जहन्नम का पेड़ है। नकवी साहब, आप ये बताएं कि इसकी क्या वजह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी पर आपने बड़े करप्शन के इल्ज़ाम, आपने कहा बहुत करप्शन है, लेकिन उसके बावजूद बार बार वहाँ की आवाम इसी पार्टी को वोट देते हैं, इसकी क्या वजह है? खौफ, दूसरा धांधली,
तीसरा स्टाफ भी अपना, अंपायर भी अपना, हर कोई अपना, जितने छप्पे चाहो लगा लो। आप देख लिए 2013 के इलेक्शन की वीडियो, 2008 के इलेक्शन की वीडियोस सारी मौजूद है, आपकी मीडिया ने भी दिखाई है। लोगों ने अपने कैमराज में, जब से ये कैमरा, ये स्मार्टफोन आए, जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। कोई चीज छुपती नहीं है अब। नकवी साहब, कराची की पहचान, हमारे जब हम स्टूडेंट थे तो कराची की पहचान शकील आदलज़ादा, जायदा हिना, जॉन एलिया, रईस अमरोही और इस तरह के बेशुमार लोग, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो शायद प्रोग्राम ही मेरा ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम थोड़ा सा, तो आपने मेरा खानदान गिना दिया। जब हम थोड़े से जवान हुए और उसके बाद हमने देखा कि कराची की पहचान कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई गोली वाला, कोई फलाना, ये आ गए। ये क्या हुआ इस शहर के साथ? जब ना है लोगों को पास जो है वो क़यादत आ जाती है और सोच का फुकदान हो और वो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने को तैयार हों और वो इस बात पे यकीन रखते हों कि मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं, तो उसके साथ यही होता है कि ये लोग, उन्हीं ने जो इल्म की ताकत है उसको बहुत कमज़ोर समझा, कलम की ताकत को बहुत कमज़ोर समझा। उन्होंने समझा कि तमंचा हाथ में आ जाए, यानी बंदूक हाथ में आ जाए तो उसके बाद वो सब कुछ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि टीवी बेच दो, बंदूक खरीद लो जी, किताबों को छोड़ दो जी, और जोरे बाजू पे काम करो जी। ये कौन सी सोच है? नकवी साहब, आपके पास कोटा सिस्टम का कोई मुतबादल है कि ताकि वहाँ के लोगों को मुतमईन कर दिया जाए कि यार अब कोई जो कोटा सिस्टम है उसकी जगह ये वाला सिस्टम है और इससे आप आगे चलाएं काम? ये देखिए, पहली चीज़, एक तो कोटा सिस्टम पूरे मुल्क में है, वो डोमिसाइल बेस कोटा है। आप वो कर दीजिए, हर इलाके की नौकरियाँ पक्की है, उसके लिहाज से उस इलाके में मेरिट का निज़ाम होगा। लेकिन जो तालीम में मेयार में फ़र्क है, मैं कह रहा हूँ उसके लिए आप तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम रखिए। सही। और जब आप तालीमी इदारों में कोटा रख देंगे तो उस इलाके के लोग, जहाँ बांदा इलाके, वो शहरी इलाकों में आके पढ़ सकेंगे। जब आप उसी इदारे के पढ़े हुए हैं तो फिर उसके बाद नौकरी में कोटा नहीं होना चाहिए। सही। और ये पूरे पाकिस्तान में एक ही कानून होना चाहिए। सही। नकवी साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं, इनका हल क्या है आपके पास? देखिए, पाकिस्तान के मसाइल का सबसे बड़ा हल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश कर चुकी है। एक ईमानदार, दयानतदार, कमिटेड लीडर, सही, जो कहता है मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बाहर कुछ नहीं है। जिसने वादा किया मैं मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखता, वो कोई अपनी डायनेस्टी नहीं बना रहा कि एक शरीफ जाएगा तो दूसरा शरीफ आएगा। ना ये कह रहा है कि बीबी जो गई तो पर्ची दे गई तो वो तो पर्ची पे आ जाएगा। अगर आप सियासी जमात है तो इसमें मौरूसियत को ख़त्म कीजिए। इमरान खान ने पीटीआई में कोई मौरूसियत नहीं रखी, ना कोई उम्मीद है कि मौरूसी सियासत आएगी। तो मैं समझता हूँ कि जब इज्जत मजबूत है तो यही इज्जत खींच के लेके जाएगा। और यही वजह है कि आज हम समझते हैं कि बाकी सारी जमातों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फ़ौक़ियत हासिल है वो ये, और पॉपुलैरिटी हासिल है, वो उसका कायद है कि इमरान खान को चाहे आप बाकी किसी पे जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन आज तक कोई चीज़ इमरान खान पे चिपकी नहीं है। 3 साल में कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि उसने अपना एक और घर बना लिया, लंदन में घर बना लिया, दुबई में पैलेस कर दिया, 2 फैक्ट्रियाँ शुगर की लगा ली, कोई और कारोबार शुरू कर दिया। ऐसी तो कोई चीज़ उसके नाम से आती नहीं है। वो सुबह 9 बजे आता है, रात के 9 बजे घर जाता है। नकवी साहब, उन पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर तो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। अभी शौकत तरीन साहब का तो पंडोरा पेपर्स में नाम आया, कुछ और मिनिस्टर का भी नाम आया है। तो जी देखिए, पहली चीज़ ये है कि बद से ज़्यादा बदनाम बुरा,
लेकिन क्या शौकत तरीन ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उनको टांग दो। पहले साबित तो होने दे भाई, ऑफशोर कंपनी बनाना गुनाह नहीं है। ये आपको बैनुल-अक़वामी साजिशों को देखना पड़ेगा कि ये इस मुल्क के साथ करने क्या जा रहे हैं। नकवी साहब, ये आसान काम नहीं है जो इमरान खान ने कही थी जी अमेरिका को कि वी कैन बी योर पार्टनर्स इन पीस बट नॉट योर पार्टनर्स इन वॉर। नकवी साहब, ये जब पंजाब में सराइकी सूबे की बात होती है तो सिंध में भी जो है सूबा बनाने की बात हो जाती है। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सूबे और होने चाहिए। जी, पाकिस्तान के अंदर डिसप्रपोर्शनेट सूबे जो है वो अच्छे नहीं है। सही। कि सिंध की आबादी 5 करोड़, जी, पंजाब की आबादी 12 करोड़, बलूचिस्तान की आबादी 1.5 करोड़, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले नए सूबों को बनाने का काम पंजाब में शुरू होना चाहिए। वो पीटीआई ने वादा किया था सराइकी सूबे का, और जनूबी पंजाब महाज के लोग भी आपसे मिले थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। ये काम हो रहा है उसके ऊपर। देखिए, मैं समझता हूँ कि मीडिया को एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना चाहिए। जी, इंडिया ने 25 साल काम किया, उसके बाद उन्होंने पंजाब के टुकड़े किए। जी, हरियाणा बना, जो बने आपके उसके बाद बने। तो हम जो चाह रहे हैं कि पहले उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट करें साउथ पंजाब को, और उसके बाद जो है वो सूबाई इंडिपेंडेंस की बात, वो सूबाई सूबा बनाने की बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आपने पीटीआई सिंध के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।